भारतीय साहित्य में अपने अकथनीय योगदान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित श्री नरेश मेहता हिंदी ही नहीं बल्कि समस्त समकालीन साहित्य के प्रतीक बन चुके हैं। श्री मेहता ने लेखकीय अस्मिता, गरिमा और स्वत्व को बरकरार रखते हुए तकरीबन आधी शताब्दी तक स्वतंत्र लेखन कर विश्व साहित्य को अब तक 43 कालजयी एवं महत्वपूर्ण कृतियां दी हैं। 15 फरवरी सन 1922 को शाजापुर मध्य प्रदेश में जन्मे श्री नरेश जी ने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में वे छात्र नेता के रूप में सक्रिय हुए। कुछ वर्षों तक विभिन्न गतिविधियों से तात्कालिक रूप से जुड़ने के बाद श्री मेहता ने 1958 से इलाहाबाद में पूर्ण रूप से लेखकी जीवन का वर्णन किया। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं जैसे काव्य, खंड काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृतांत, आत्मकथा आदि में रचनाएं लिखी हैं। उत्सवा काव्य संकलन के जरिए उन्होंने काव्य को नई दिशाएं दी। इन दिनों श्री मेहता इंदौर में रहकर अपनी सृजन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें साहित्य के इस युग पुरुष से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ। विश्व के जाने माने साहित्यकार श्री नरेश मेहता आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं श्री मेहता का स्वागत करता हूं। मेहता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कविता क्या है, उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे और कविता की अनुभूति या उपस्थिति व्यक्ति में कैसे होती है? कविता की जहाँ तक मौजूदगी का सवाल है, उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। केवल आपके पास उसको देखने की आंख होनी चाहिए। मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ है और जब हवा चलती है तो हवा में उस पेड़ का हिलना मुझे एक पूरे नाटक का बोध कराता है। बल्कि मैं कह सकता हूं कि मुझे पूरे डायलॉग्स तक सुनने को मिलते हैं जैसे। और लगता है कि जैसे हर पत्ती उस हवा को कैसे लेती है और अपने हिलने के द्वारा उसको संप्रेषित करती है। अक्सर मैंने कहा है कि अगर आपके पास आंख है तो कविता खोजने के लिए आपको कोई हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। या लोग कहते हैं ठीक है, वो अपनी जगह ठीक भी है कि अनुभव बहुत बड़ी चीज है और देशाटन करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए, लेकिन देशाटन करने से या दुनिया घूम लेने से आपको कविता का अता पता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जी कविता तो सिर्फ अपने से बाहर आपने अगर एक कदम भी निकाला है तो आपको खड़ी मिल जाएगी। तो ये आंख चाहिए। अगर आंख है तो यू कैन टच इट। आप कविता को छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी सुगंध आपको आ सकती है। और नहीं तो मूंदो वहां कतो को नहीं। क्या बात है। मेरा इसी के साथ प्रश्न था सर कि कविता को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कविता क्या है?
ये बड़ा मुश्किल है कि आप फूल में फूल कितना है और फूल की गंध कहाँ पर है, ये डाइसेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। क्यों, कविता कहीं पर गंध है तो कविता कहीं पर स्वाद है, और कविता कहीं पर रूप है तो कविता कहीं पर क्रूर है। तो कविता का कोई एक रूप नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो कुछ जीवन है, जो कुछ सृष्टि है, वो सब कविता है। और जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि सौंदर्य सुंदरता का नाम है, एक अर्थ में तो है, लेकिन कुरूप भी सुंदर होता है। आपने अक्सर लोगों के ड्राइंग रूमों में देखा होगा, अब तो मैंने कम देखे, लेकिन कुछ लोग कि नीग्रो स्त्री का एक लकड़ी का बस्ट उनके यहाँ, वो ये कि सुंदर की परिभाषा क्या है। और अगर सुंदर का कोई एक ही प्रतिमान होता तो संसार में एक या दो ही महिलाओं को लोगों ने पसंद किया होता, बाकी की सारी महिलाएं रिजेक्ट हो गई होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सबका अपना एक प्रतिमान होता है, सौंदर्य का, वैसे काव्य का। तो काव्य की उपस्थिति, काव्य को देखना, ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, ये व्यक्ति का अपना उस चीज से, उस स्थिति से जो संबंध है वो निर्भर करता है। मेहता जी, तो क्या आप समझते हैं कि सभी कलाओं में साहित्य का और साहित्य में कविता का विशेष स्थान है? एक अर्थ में तो है। दूसरी कलाएं देश काल में बंधी हुई है। किस तरह से? जैसे कि संगीत। संगीत वैसे तो कलाओं में एकमात्र कला ऐसी है कि जो तत्काल प्रभाव डालती है। आप किसी संगीत अनुष्ठान में गए और मान लीजिए कि हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी सुनी, रविशंकर का सितार सुना, भीमसेन जोशी का गायन सुना, या कुमार गंधर्व जी। लेकिन आप उस अनुष्ठान के बाद वहां से केवल एक भाषाई प्रभाव लेके आते हैं जी। आप किसी को ये संप्रेषित नहीं कर सकते कि ये कुमार गंधर्व का गायन है। चित्र के साथ भी यही बात है, चाहे वो मातीस की पेंटिंग हो, रोरिक की पेंटिंग हो, आपने देखा, प्रदर्शनी में देखा, उनके आर्ट गैलरी में देखा, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते ये मातीस की पेंटिंग। लेकिन साहित्य देश काल में बंधा हुआ नहीं होता।
शेक्सपियर की रचना आप अपने तरीके से आज भी दिन में 20 बार या जब भी आप चाहें पढ़ते हैं, स्वाद लेते हैं. यू कैन रिप्रोड्यूस इट. लेकिन एक फिर भी कठिनाई है कि साहित्य के साथ में जो सबसे बड़ी कठिनाई है भाषा की. जी. लेकिन ये कठिनाई ही उसको देश काल में बिखरने नहीं देती. वो किस तरह से? संगीत है वो एक तरह से ऐसे जैसे कगारहीन कोई नदी है, जो कगार नहीं है वो बिखर जाती, फैल जाती. जहां ये सीमा है साहित्य की, भाषा की, वहां वो उसकी शक्ति भी है कि वो जीवित है. अगर मान लीजिए कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल रचना ये भाषा में निबद्ध न होती तो क्या आज वो यथावत रूप में होती? नहीं होती. तो अच्छा, कविता चूंकि इसलिए सबसे शीर्ष स्थान पे है क्योंकि कविता कोई चीज अपेक्षा नहीं करती. स्वयं कवि की भी अपेक्षा कविता को नहीं है. पेड़ एक हिल रहा है, वो कविता है. आपने देखा तो क्या और नहीं देखा तो क्या. बिल्कुल. कविता स्वयं उपस्थिति है. अच्छा, जब हम कविता कहते हैं तो मतलब लिखी हुई कविता से मेरा तात्पर्य नहीं है. नदी का बहना अपने आप में कविता है. उसके लिए कवि का वहां मौजूद रह करके उसकी लहरों को लिखना कोई जरूरी नहीं है. इसे कविता तो स्वयं सिद्ध एक चीज है. इसे कविता को हमारे यहाँ सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है. हमारे नहीं, सब दूर. इसलिए वो विशिष्ट है. परंतु मेहता जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज का जीवन तेजी से भौतिकवादी होता जा रहा है? ऐसे में किसी भी सृजनात्मक विधा या कविता का जीवन में क्या स्थान है और क्यों है? देखो भाई, ये ठीक है, जीवन बदल रहा है, बहुत बदल रहा है, और भगवान करे इसे भी ज्यादा बदल जाए मेरी बला से. सवाल ये कि मैं बदलता हूं कि नहीं बदलता हूं. अगर मेरे लिए एक पत्ती का हिलना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सारा संसार बदल जाए, कोई चिंता नहीं है. नहीं तो ये है, आप क्या सोचते हैं कि जब इतनी तेजी से नहीं था तो क्या सब लोग कालिदास को पढ़ते थे? ऐसा नहीं है. कालिदास अगर आज से 500 साल पहले जितना प्रासंगिक था वो आगे भी रहेगा. जी. और परिवर्तन तो एक अनिवार्य प्रक्रिया है. जी. होगा, इसको रोका नहीं जा सकता. इस पर रोना भी मूर्खता है, बल्कि प्रार्थना करना चाहिए कि और तेजी से घटित हो. मगर ये मैं जानता हूं कि मनुष्य अगर है तो साथ ही सारी
सृजनात्मकता भी रहेगी। इसलिए मुझे इस परिवर्तन से कोई डर नहीं लगता। हमारे युवा दर्शकों को बताइए कि रचना प्रक्रिया की शुरुआत किस तरह से होती है, या यदि कोई युवा स्वयं रचनाकार बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? आप किस तरीके से रचना लिखते हैं? देखिए, अगर कोई युवा मेरी बात सुन रहा हो तो मैं पहले उससे कहूँ कि देखो भाई, तुम जाकर अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाओ। मैं कोई सलाह नहीं दूंगा कि तुम ऐसा कोई दुर्गति का काम करो, क्योंकि लेखक होना या कलाकार होना अपनी दुर्गत करना है। और मैं किसी का बुरा, मैं अगर भला नहीं चाह सकता तो बुरा क्यों चाहूंगा? लेकिन अगर आपके भीतर कुछ घुमड़ता है तो वो आपको बाहर ले जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और उसका प्रकार भिन्न हो सकता है। इससे पहली तो वही जो बात मैंने शुरू में कही थी कि अगर आपके पास आंख है जी। तो गिलहरी का खुजलाना, चींटियों का कतार बांध के चलना, पत्ती का हिलना और मनुष्य की आंख में आंसू को देखना आपको बाध्य करेगा। आंख है ही नहीं आपके पास तो आप भी एक प्रकार से वस्तु ही हैं। तो वस्तु से क्या बात की है? वो फ्रिज है, आप आदमी हैं। आप आदमी नामक एक यंत्र है जी। तो यंत्र को तो कोई कला वला से कोई लेना देना नहीं, तो यांत्रिकता से क्या बात की है? बिल्कुल। लेकिन अगर मनुष्य है तो उसमें से बिना रचे मनुष्य रह नहीं सकता। और रचने का तात्पर्य दूसरे तक पहुंचना, स्वयं दूसरा हो जाना ही रचना बनना होता है। नई कविता के विषय में अक्सर युवा लोग ये कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है कि कविता इतनी जटिल क्यों लिखी जाती है कि वो सभी को समझ में ना आए? भाई, सामान्य तो लोग ऐसा सोचते हैं, जो ठीक भी है कुछ तो। कविता में दो चीज है, एक तो भाषा है और एक विचार। भाषा की जटिलता तो आप कोश के द्वारा हो समझ लीजिए। भाषा की जटिलता कोई जटिलता नहीं होती। जबकि सामान्यतः लोगों को आकाश कठिन लगता है, आसमान सरल लगता है, तो मैं इसके लिए क्या करूं भाई? लेकिन भाषा की कठिनता से ज्यादा कठिन है विचार की कठिनता। और सामान्य आदमी और किसी चीज से नहीं घबराता, विचार से घबराता है। क्योंकि विचार उसके मन में उसका अपना ही कुरूपन करता है। और संसार में कोई भी आदमी ऐसा शीशा कभी नहीं देखना चाहता कि जिसमें वो कुरूप लगे। ये उसको भ्रम बना ही रहना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर, चाहे न भी सही, लेकिन दिखता हूं कायदे से। जब भी रचना या कोई कला आपको आपके भीतर की सारी कमियों को बतलाती है
तो आदमी घबराता है उससे। इसलिए उस वो तो कठिन समझता है कि अरे हो गया, हमसे क्या मतलब है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अच्छा ठीक है, एक एक अर्थ में अगर भाषा की सरलता भी ले लीजिए, तो तात्पर्य क्या है आपका भाई? आप किसे कठिन कहते हैं? जो आप नहीं जानते वो कठिन है, और जो आप जानते हैं वो सरल है। तो ये भी जान जाओ भाई। अगर जानने के कारण ही कठिनाई है तो सीखते क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं कि वो वहां फल लगा है तो वो कठिन है, नीचे आ जाए तो सरल हो जाएगा। अच्छा वो नहीं आता नीचे, तो आप क्यों नहीं जाते ऊपर? ना, हम नहीं जाएंगे ऊपर, वही नीचे आए। तो ठीक है, अब अगर आपका ये ख्याल है तो वेट करिए कब आता है नीचे। क्या बात है। ऐसा क्यों हुआ मेहता जी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद एक भी नोबेल पुरस्कार भारतीय साहित्य के हिस्से में नहीं आया? भाई ये प्रश्न तो आपको उनसे करना चाहिए जो देते हैं नोबेल प्राइज। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो लोग, पश्चिम के लोग खासकर, जो पश्चिम के लेखकों को तो कायदे से देते हुए थे, देना उनकी बाध्यता है, एशिया के लोगों को भीख के रूप में देते हैं। इसीलिए जो उनकी जो 4-5 मानक भाषाएं हैं, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, एक आध शायद और भी कोई होगी, मैं जानता नहीं होगा, कि उनमें अगर आपकी रचना है अनुवाद के रूप में जी। तो देखेंगे, और उनमें नहीं है तो इब्न मरियम हुआ करे कोई, हम नहीं मानते। तो भाई कोई तुलाई हुआ है कि हिमालय पेरिस पहुंचे तो हिमालय को मान्यता मिलेगी, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। रविन्द्रनाथ ठाकुर भाग्यवान थे कि उनकी पद्मा नदी पेरिस पहुंच गई तो मान्यता मिल गई। मगर ये सवाल आपको उनसे ही करना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे युवा दर्शकों के लिए कोई अपनी रचनाएं सुनाएं। वो तो नहीं जिसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। मैं 2 बहुत छोटी सी रचनाएं सुना दूं। स्वागत है। पहली में एक शब्द आता है निकष। ये वो कठिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है कसौटी। कसौटी। जब तुम मुझे अपमानित करते हो, जब तुम मुझे अपमानित करते हो, तब तुम मेरे निकष होते हो। जब तुम मुझे अपमानित करते हो, तब तुम मेरे निकष होते हो। प्रभु से प्रार्थना है वह तुम्हें निकष ही रखे। वाह, क्या बात है। दूसरी छोटी सी कविता है, बंधु मुझे क्षमा करना, बंधु मुझे क्षमा करना, संभव है आ न सकूं आयोजन में। बंधु मुझे क्षमा करना, संभव है आ न सकूं आयोजन में। क्योंकि आज शाम को
एक फूल के विकसने की संभावना है। क्या बात है, क्या बंधु मुझे क्षमा करना, संभव है आ न सकूं आयोजन में, क्योंकि एक फूल के विकसने की संभावना है शाम को। धन्यवाद मेहता जी, आप हमारे बीच आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।